हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं जो आप लोगों को DSSB PGT ज्योग्राफी के क्वेश्चन करवा रही थी, उसी में ये आगे क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग देखते हैं। और मेरी थोड़ी आवाज़ जो है आप लोगों को अलग लगेगी, तबीयत सही नहीं है, तो उसको जो है इग्नोर करिएगा। क्वेश्चन है, लैटेराइट मृदा की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? तो ये जो है आयरन से भरपूर होते हैं। ए ऑप्शन सही है। लैटेराइट मृदा एक लैटिन शब्द लेटर से बना है, जिसका अर्थ है ईंट। लैटेराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु वाले उच्च तापमान तथा भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती हैं। ये मृदाएं भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है। वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निक्षालित हो जाते हैं तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमीनियम के यौगिक से भरपूर मृदा शेष रह जाती है। इन मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी पाई जाती है। अगला है भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है इसमें सी ऑप्शन सही है, सतलज नदी पर स्थित है। व्याख्या देखते हैं। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर स्थित है। यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नागल के पास सतलज नदी पर 2 बांध का निर्माण किया गया है। भाखड़ा बांध सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। इसका निर्माण कार्य 1963 में पूरा किया गया। बांध के पीछे बनी झील का नाम गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में जो कि स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, नंदा देवी। व्याख्या इसकी है। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। कुमाऊं हिमालय का विस्तार सतलज और काली नदियों के बीच है। इसकी अन्य चोटियां जो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, कामेत आदि है। सुंदरवन का प्रसिद्ध डेल्टा डैश डैश में पाया जाता है। तो ये जो है डी ऑप्शन सही होगा, मैंग्रोव वन में पाया जाता है। सुंदरवन का प्रसिद्ध डेल्टा मैंग्रोव वन में जो है पाया जाता है। मैंग्रोव वन तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार आते हैं वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी नदियों के डेल्टा के भाग में यह वनस्पतियाँ मिलती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। अगला है कि मानसून की उत्पत्ति के बारे में गतिक अवधारणा किसके द्वारा सामने रखी गई थी? तो ये इसमें बी ऑप्शन सही होगा, फ्लोन। इसकी व्याख्या है। मानसून की उत्पत्ति के बारे में गतिक अवधारणा फ्लोन द्वारा सामने रखी गई थी। इस संकल्पना के अनुसार मानसून की उत्पत्ति मौसम परिवर्तन के कारण वायुदाब पेटियों के खिसकाव पर आधारित है। अगला है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किसके द्वारा अलग होते हैं? तो ये 10 डिग्री चैनल। बी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किए जाते हैं। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य स्थित है तथा मालदीव और मिनिकॉय भारत के 8 डिग्री चैनल स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों के प्रमुख वृक्षों में से एक है? तो इसमें जो है टीक होगा, सी ऑप्शन सही होगा। देखते हैं, टीक उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों के प्रमुख वृक्षों में से एक है। आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपाद, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में आते हैं। सागवन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, काली मृदा। व्याख्या इसकी देखते हैं। काली मृदा में जल धारण क्षमता जो है अधिक पाई जाती है। यह दक्कन पठार की सबसे इम्पॉर्टेंट मृदा है, मतलब वहीं पे पाई जाती है ज़्यादातर। इन मृदा को रेगुर कहते हैं या कपास की काली मिट्टी भी इसे कहते हैं। इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। लाल मिट्टी का रंग जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये इसमें बी ऑप्शन सही होगा, फेरिक ऑक्साइड। लाल मिट्टी का रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लाल मृदाओं का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है, जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार तथा कायांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक वितरण के कारण होता है। सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अगला भारत के शीत मरुस्थल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सही नहीं है? यह पहला है कि यह दक्षिण में जास्कर पर्वत से घिरा हुआ है। दूसरा है, सिंधु नदी इस क्षेत्र से होकर बहती है। तीसरा है, यह
हिमालय पर्वतों के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। और चौथा है, इस क्षेत्र में लवण झीलों की विशाल विविधता है। तो इसमें जो है कौन सा पूछ रहा है, सही नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। इस क्षेत्र में लवण झीलों की विशाल विविधता है। व्याख्या है इसका कि भारत के शीत मरुस्थल लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, जो बृहद हिमालय में स्थित है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं, जैसे गैंगरी हिमानी। इस क्षेत्र में मीठे पानी की झीलों की विशाल विविधता है। यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। अगला है, नदी की सहायक नदी का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है। इसकी व्याख्या है, इसमें जो है ए ऑप्शन दिया है कावेरी हेमावती गोदावरी पंचगंगा नर्मदा बैतूल झेलम पार्वती। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, कावेरी हेमावती। सही संयोजन इसका जो है निम्नलिखित प्रकार है, नदी है और उनकी सहायक नदियाँ हैं। इसका जो है कावेरी का दिया है, कावेरी की सहायक नदी है हेमावती, अमरावती भवानी, गोदावरी की पेनगंगा प्राणहिता इंद्रावती, नर्मदा का ओरिसन तथा तवा, झेलम का किशनगंगा हेमवती है और वहाँ पे हेमावती लिखा था। व्यास का पार्वती हुरला तीर्थन और कृष्णा का पंचगंगा तुंगभद्रा कोयना घाटप्रभा और भीमा। अगला है कि कोपेन का भारतीय जलवायु का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किन विचारों पर आधारित था। औसत मासिक तापमान, औसत वार्षिक वर्षा, औसत मासिक वर्षा। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, तीनों जो है सम्मिलित था। व्याख्या है इसका कि कोपेन का भारतीय जलवायु का वर्गीकरण औसत मासिक तापमान, औसत वार्षिक वर्षा पर आधारित था। कोपेन भारत को 8 प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटता है। ये आगे दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। अगला है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के भारत के वनों को किन दी गई 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। तो इसमें जो है इसका सही ऑप्शन है ए, संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन और वृक्ष भूमि। इसमें ए ऑप्शन सही है। व्याख्या इसकी देखते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1952 ने भारत के वनों को संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन और वृक्ष भूमि में वर्गीकृत किया था। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के 1/3 भौगोलिक क्षेत्र पर वनों का विस्तार आवश्यक माना गया है। अगला है, फ्लाइंग स्क्वेरल निम्न में से किस जीवमंडल रिजर्व में पाई जाती है। तो ए इसमें पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में जो है पाई जाती है। फ्लाइंग स्क्वेरल जो है ये पंचमढ़ी मध्य प्रदेश जीवमंडल में पाई जाती है। पंचमढ़ी जीवमंडल नीचे का क्षेत्रफल 4926 वर्ग किलोमीटर है। अगला है कि राष्ट्रीय उद्यान और उनके राज्य दिए गए हैं, उनको आपस में मिलाना है। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, कान्हा, नामदफा। तो इसका जो है सही ऑप्शन होगा नामदफा जो है इसमें अरुणाचल प्रदेश में, जल्दापारा जो है पश्चिम बंगाल में, कान्हा काजीरंगा असम में और कान्हा मध्य प्रदेश में है। इसका जो सही ऑप्शन होगा ए, सही सुमेल। इसमें जो ए वाला ऑप्शन है ये सही सुमेलित है। व्याख्या इसकी देखते हैं। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, काजीरंगा असम, कान्हा मध्य प्रदेश, नामदफा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में निवर्तनी मानसून के मौसम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि निवर्तनी मानसून के मौसम के दौरान तापमान समान रूप से उच्च होता है, यानी उत्तरी भारत में लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा है, यह दिसंबर की शुरुआत तक दक्षिण की ओर बढ़ता है तथा भूमध्य रेखीय निम्न के साथ विलीन हो जाता है। तीसरा है, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण भारत के पीछे से हटना शुरू कर देता है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सी सही है, पहला और दूसरा। व्याख्या है इसका, निवर्तनी मानसून के मौसम के दौरान तापमान समान रूप से उच्च होता है, यानी उत्तरी भारत में लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होता है। यह दिसंबर की शुरुआत तक दक्षिण की ओर बढ़ता है तथा भूमध्य रेखीय निम्न दाब के साथ विलीन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया है और बताना है या उसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं।
कथन है कि ऊपरी वायु निम्न दाब पश्चिमी जेट स्ट्रीम सामान्य मौसम में कोई परिवर्तन नहीं करती है। और इसका कारण दिया है, क्षोभ मंडल में ऊपरी वायु उच्च दाब तथा प्रति चक्रवात स्थितियाँ विकसित होती हैं। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही है, ए गलत है और जो है आर सही है। इसकी व्याख्या है कि ऊपरी वायु निम्न दाब पश्चिमी जेट स्ट्रीम सामान्यतः भारतीय मौसम को प्रभावित करती है। क्षोभ मंडल में ऊपरी वायु उच्च दाब तथा प्रति चक्रवात स्थितियाँ विकसित होती हैं। निचली वायुमंडल के क्षोभ मंडल पर धरातल से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर बिल्कुल भिन्न प्रकार की वायु परिसंचरण होता है। 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर समस्त मध्य एवं पश्चिमी एशिया से पूर्व बहने वाली पछुआ पवनों के प्रभावाधीन होती है। ये पवनें तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में चलती हैं। तिब्बत भूमि इन पवनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है, जिसके कारण ये पवनें 2 भागों में बढ़ जाती हैं। जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण पूर्व में बहती है और जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा भारत में जाड़े के मौसम में महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा समूह उनकी किलोमीटर में लंबाई के आरोही क्रम सही ढंग से अनुक्रमित है। तो इसमें जो है ये ए वाला ऑप्शन सही है। सबसे पहले जो है व्यास नदी, फिर रावी नदी, यमुना नदी, फिर गंगा नदी। गंगा नदी सबसे लंबी है। देखते हैं इसकी व्याख्या। व्यास नदी, रावी नदी, यमुना नदी तथा गंगा नदी का समूह उनकी किलोमीटर में लंबाई के आरोही क्रम में सही ढंग से अनुक्रमित है। व्यास का उद्गम रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से होता है। यह कोटी और लारजी के निकट महाखंड बनाती है तथा हरिके के निकट सतलज में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। तो इसका जो है सी ऑप्शन सही है, यूएसए में। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा जो है रेल नेटवर्क है। इसके पश्चात क्रमशः रूस, भारत, चीन तथा कनाडा का स्थान आता है। इसका अगला क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन किस सन में हुआ। तो इसमें जो है सी ऑप्शन सही है, अप्रैल 1995 में। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन अप्रैल 1995 में हुआ था। वायु परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमनागमन का तीव्रतम साधन है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई, जो इलाहाबाद प्रयागराज से नैनी तक की 10 किलोमीटर दूरी हेतु वायु डाक प्रचलन संपन्न किया गया, लेकिन इसका वास्तविक विकास देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हुआ। अगला है कि भारत सरकार द्वारा कितने निर्यात प्रक्रमण क्षेत्रों की पहचान की गई है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, 8। भारत सरकार द्वारा 8 निर्यात प्रक्रमण क्षेत्रों की पहचान की गई है। भारत निर्यात को बढ़ावा देने में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र मॉडल की प्रभावशीलता को पहचानने वाले एशिया के पहले देशों में से एक था। 1965 में कांडला में एशिया का पहला EPZ स्थापित किया गया था। अगला है, पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जो है झूम के ही नाम से जाना जाता है, डी ऑप्शन सही है। पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती को झूम के नाम से जाना जाता है। इसे जो है यह उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में जो है पाया जाता है। इस कृषि को जो है अंडमान मध्य प्रदेश में बेवर और दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेड़ा, उड़ीसा में पामा डाबी, कोमान या बारीगा, पश्चिमी घाट में कुमारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र नदी तट प्रमुख बंदरगाह है। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही होगा, कोलकाता बंदरगाह, बी। इसकी व्याख्या है, भारत का एकमात्र नदी तट प्रमुख बंदरगाह कोलकाता का बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर स्थल में अंदर स्थित है। कोलकाता का मुख्य पोताश्रय खिदिरपुर है। हल्दिया कोलकाता बंदरगाह का एक सहायक बंदरगाह है। यह कोलकाता बंदरगाह के अवसाद जमा होने की समस्या के निस्तारण हेतु बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का सबसे पहले औद्योगिकीकरण हुआ था। तो इसमें जो है सी ऑप्शन सही है, यूरोप। यूरोप महाद्वीप का सबसे पहले औद्योगिकीकरण हुआ था। औद्योगिक क्रांति ग्रेट ब्रिटेन में ही शुरू हुई थी और कई तकनीकी और वास्तुशिल्प नवाचार ब्रिटिश मूल के थे। 18वीं सदी के मध्य तक ब्रिटेन दुनिया का अग्रणी वाणिज्यिक राष्ट्र बन गया था। सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तक
औद्योगिक के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग के विकास से 1860 के दशक में रेलवे का विस्तार होने लगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि की कौन सी शाखा फलों, सब्जियों और सजावटी पौधों की खेती से संबंधित है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, हॉर्टिकल्चर, बागवानी। कृषि की बागवानी शाखा फलों, सब्जियों और सजावटी पौधों की खेती से संबंधित है। कुछ और भी इसमें दिए गए हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। सेरीकल्चर जैसे दिया है, ये रेशम कीट पालन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन। फ्लोरीकल्चर फूलों का उत्पादन। वर्मीकल्चर केचुआ पालन। पोमीकल्चर फलों का उत्पादन। पीसीकल्चर मछली पालन। एरोपोनिक्स जो है ये हवा में पौधों को उगाना। अगला है कि विश्व में किस देश का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है? तो ये है डी ऑप्शन सही होगा, भारत का। विश्व में भारत का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है जो संचार और सूचना मंत्रालय के नियंत्रण में भारतीय निवासियों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। यह अपने मुख्य डाक कार्यों के अलावा डाकघर भारत द्वारा यहाँ के निवासियों को खुदरा, बीमा और वित्तीय सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। औसतम एक डाकघर 21 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करता है और लगभग 8000 लोगों को सेवा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन किस उद्योग का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत किस उद्योग का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसमें जो है जूट उद्योग होगा। भारत जूट कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा उत्पादक है। जूट उद्योग कच्चा माल प्रधान होता है तथा इसे स्वच्छ जल तथा प्रचुर एवं सस्ता श्रम आवश्यक है। भारत में जूट का प्रथम कारखाना जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा 1855 में कोलकाता के निकट रिसरा स्थान पर लगाया गया था। भारत में टीटागढ़, जगतदल, बजबज, हावड़ा, भद्रेश्वर, बाली, अगरपाड़ा, रिसरा, श्रीरामपुर, श्यामनगर, बांसपेरिया, कान किनारा, नैहाटी, शिवपुर आदि उद्योग जो है सूती वस्त्र के प्रमुख उद्योग हैं। ये सब के सब पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। अगला है कि भारत के उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। तो ये जो है जयपुर में स्थित है। डी ऑप्शन सही होगा। भारत के उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। यह भारत में पहली रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के काल में 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने के मध्य 34 किलोमीटर के छोटे से रेलमार्ग पर चलाई गई थी। भारत में कुल रेलवे जोनों की संख्या जो है 18 है। इसको और देख लेते हैं। इसमें पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, उत्तर रेलवे का नई दिल्ली, उत्तर पूर्व रेलवे का गोरखपुर, उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर है। निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ उगाई जाती है? तो ए ऑप्शन इसमें सही है, मक्का। मक्का फसल खरीफ के मौसम में उगाई जाती है। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ तथा जायद। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और है इसी तरह खरीफ की फसलों को विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोया जाता है। और जो है ये जो जायद वाली फसल है सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली तथा सोयाबीन आदि प्रमुख खरीफ फसलें हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।